हेलो बच्चों, आज हम एक नया एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं गॉस लॉ का। अभी तक हम लोगों ने स्ट्रेट लॉन्ग वायर की वजह से पढ़ा है, प्लेन शीट से पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। आज हम लोग स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। तो जो हमारा टॉपिक है आज का वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर एंड सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, तो ये हमारे पास आज का हमारा टॉपिक है जिसको हमको स्टडी करना है। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले थोड़ा सा एक बेसिक जानकारी लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे इन शॉर्ट जो बात करेंगे वो हम स्फीयर की बात करेंगे। तो पहले समझ लेते हैं कि किन किन स्फीयर्स की बात यहाँ पे करेंगे। तो पहला हमारे पास है हॉलो और थिन शेल, और दूसरा हमारे पास है सॉलिड स्फीयर। तो हॉलो एंड थिन स्फीयर में हमारे पास है कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग, और सॉलिड स्फीयर में हमारे पास है कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग। मतलब हॉलो और थिन स्फीयर, थिन शेल में भी हमारे पास कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग है, और सॉलिड स्फीयर में हमारे पास कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग आते हैं। अब फ़र्क क्या है, जैसे कि हॉलो और थिन शेल में क्या होता है, कंडक्टिंग वाले में और नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड स्फीयर का कंडक्टिंग में, इन तीनों केस को हम आज स्टडी करेंगे इस टॉपिक में, इस लेक्चर में। और एक हमारे पास बचेगा वो है नॉन कंडक्टिंग, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो जो हॉलो थिन शेल और सॉलिड स्फीयर का जो कंडक्टिंग और कंडक्टिंग है, इसमें क्या होता है कि जो भी हम चार्ज देते हैं वो चार्ज हमारा शेल के या उस हॉलो स्फीयर के सरफेस पे रिसाइड कर जाता है। मतलब जो भी हम चार्ज देंगे वो उसके सरफेस पे आके रहता है। पॉजिटिव देंगे पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव देंगे नेगेटिव आ जाएगा। मतलब उसके वॉल्यूम पे कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, सारा जितना भी चार्ज देंगे वो सारा का सारा चार्ज हमारा क्या होगा, सरफेस पे स्टोर हो जाएगा जाके। ठीक है, तो हम जो भी स्टडी करेंगे आज हम इस तरह के सॉलिड की बात करेंगे, इसीलिए हमने यहाँ पे टॉपिक पे लिख भी दिया है यहाँ पे चार्ज एट सरफेस। मतलब यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ हम उन्हीं स्फीयर्स की बात करेंगे जिन जिन स्फीयर्स पे हमारा चार्ज जो है वो उनके सरफेस पे रिसाइड करता है। ठीक है, उसके वॉल्यूम में मतलब उसके बल्क में कोई भी चार्ज स्टोर ना हो या कोई भी चार्ज ना हो, उसकी हम स्टडी नहीं करेंगे। जो चार्ज हमारा सरफेस पे स्टोर होता हो या रिसाइड करता हो जिन स्फीयर्स में, उन्हीं की हम स्टडी यहाँ पे करेंगे। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे जो पहला हमने केस लिया है वो है केस 1, आउटसाइड द स्फीयर। ठीक है, तो इसमें दो केस बनते हैं, एक होता है इनसाइड द स्फीयर, एक होता है आउटसाइड द स्फीयर। तो हमने पहला केस उठा लिया आउटसाइड द स्फीयर। मतलब हमें जो स्फीयर लिया है उसके बाहर अगर कहीं फील्ड निकालनी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो, तो कितनी होगी, कैसे निकलेगी, वो हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिया हुआ है एक स्फीयर लिया है, और इस स्फीयर को हमने पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है। ठीक है, और इस स्फीयर का जो रेडियस है वो हमने कैपिटल आर लिया हुआ है, और हमने जो केस माना है कि हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो कहीं बाहर निकालनी है। तो उसके लिए हम क्या कि उसके पॉइंट्स मतलब उसके सेंटर से डिस्टेंस लेंगे यहाँ से, और कहीं बाहर मतलब इस स्फीयर के सरफेस के बाहर कहीं, यहाँ सपोज हमने कोई पॉइंट चूज़ कर ली, मतलब आप कहीं पॉइंट चूज़ कर सकते हो, पूरे स्पेस में कहीं पॉइंट ले सकते हो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि कहीं पे लो। तो हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, पॉइंट पी। इस पॉइंट पी पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। तो इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है सेंटर से वो हमने स्मॉल आर एज्यूम कर लिया है, और इस पॉइंट का नाम हमने पी दे दिया है। तो हमने पढ़ा है कि अगर अंदर कोई अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है वो आउटवर्ड होती है। और चूंकि ये स्फीयर है तो ये 3D सरफेस है। 3D सरफेस मैंने बताया था कि जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो एरिया वेक्टर होता है वो भी बाहर की तरफ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो एरिया वेक्टर निकल के आएगा वो बाहर की तरफ होगा। मतलब इस पॉइंट पे एक हमारा एरिया वेक्टर जो होगा वो बाहर की तरफ होगा, जिसको हमने यहाँ पे ds वेक्टर बोलेंगे। हाँ, एक चीज़ और, हमने यहाँ पॉइंट लिया है, आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने डॉट लाइन से हमने एक स्फीयर टाइप का ड्रॉ किया हुआ है। एक्चुअली क्या होता है कि जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है वो पॉइंट हमारा वहाँ पे इंक्लोज रहता है, उस पॉइंट के थ्रू पास करना चाहिए वो सरफेस। और जिस बॉडी की वजह से निकालते हैं वो बॉडी हमारी पूरी इसमें इंक्लोज होनी चाहिए। हमने देखा कि ये स्फीयर जो है हमारे पास वो पूरा इसमें इंक्लोज्ड भी है, और हमें जहाँ फील्ड निकालनी है तो इस पॉइंट पी भी फील्ड निकालनी है, तो हमारा स्फीयर जो हमें ड्रॉ करना है, सरफेस जो ड्रॉ करना है वो कुछ इस तरह से होगी, वो पॉइंट जो है उसमें लाई करें। अगर हमारा पॉइंट सपोज यहाँ लेते तो हम स्फीयर यहाँ से बनाते हैं। ठीक है, पॉइंट अगर हम यहाँ लेते तो हम स्फीयर यहाँ से ड्रॉ करते हैं। तो जहाँ भी पॉइंट लेंगे वो पॉइंट के थ्रू ही पूरा आपका वो जो भी आपकी सिमेट्री है, स्फीयर सिमेट्री स्फीयर हो या सिलिंड्रिकल सिमेट्री हो, जैसे सिलिंड्रिकल सिमेट्री बताई थी मैंने लास्ट टाइम पे, तो उस सिमेट्री का आपको वहाँ फिगर ड्रॉ करना है। सो यहाँ पे हमारे पास स्फीयर को
बंद करने के लिए हमारे पास एक स्फेरिकल सिमेट्री ही आती है, डेट में हमने इस पॉइंट को स्फेरिकल सिमेट्री में क्लोज किया हुआ है। तो इस पॉइंट पे हमारे पास जो एरिया वेक्टर होगा वो क्या होगा, आउटवर्ड होगा, क्योंकि ये 3D सरफेस है। तो यहाँ पे एरिया वेक्टर बाहर हो गया, और ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, हर एक जगह पे फील्ड क्या होगी, आउटवर्ड होगी, ठीक है, अवे फ्रॉम चार्ज होगी। तो अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे भी फील्ड क्या होगी, आउटवर्ड होगी, मतलब फील्ड की डायरेक्शन भी इधर होगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये हो गई। तो हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन और एरिया वेक्टर डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया यहाँ पे दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो गया यहाँ पे, ठीक है। और इस सरफेस को हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस, ठीक है। ये हमारा एक इमेजिनरी सरफेस होता है जो हम ड्रॉ करते हैं अपने इजी के लिए, जिससे हमारा जो लॉ है, जो थ्योरम है गॉस लॉ, वो वैलिड रहे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एज वी नोट है कि नेट जो फ्लक्स है वो इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ओवर सरफेस जो है वो ई डॉट डी एस होता है, इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई डी एस कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू हमने देखी यहाँ पे 0 डिग्री है। तो ईच एंड एवरी पॉइंट पे इस गॉसियन सरफेस पे, ईच एंड एवरी पॉइंट पे इस गॉसियन सरफेस पे हमारा जो थीटा होगा वो 0 डिग्री ही होगा, ठीक है। इसलिए कॉस 0 डिग्री हो गया यहाँ पे, ओके। कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है। तो टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई डी एस ले सकते हैं इसको, या फिर और ई बार हो गया और क्लोज इंटीग्रल और डी एस हो गया। ई बार इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे देखो ये चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जो ये गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है वो हमारा एक रेडियस पे ड्रॉ हुआ है। ऐसा नहीं है कि मतलब कहीं कम है कहीं ज़्यादा है, ये ऑल ओवर रेडियस पे ड्रॉ हुआ है। मतलब इस पूरे कहीं भी लिखो आप, इस सेंटर से ये सरफेस आपका आर डिस्टेंस दूर पे ही है, हर जगह पे आर डिस्टेंस दूर पे ही है। तो जब आपका डिस्टेंस सिमेट्रिक है यहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको कांस्टेंट रहती है, ठीक है। सेम डिस्टेंस पे सारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो कांस्टेंट होती है। तो ई आपका बाहर कांस्टेंट हो गया, इस पूरे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पॉइंट पर कांस्टेंट होगी। तो ई और डी एस, अब डी एस क्या है हमारे पास, एरिया वेक्टर है। तो हमारे पास क्या होगा, हमने यहाँ पे छोटा सा एरिया वेक्टर लिया है, ऐसे ही इस तरह से बहुत छोटे छोटे एरिया वेक्टर से जिसको हम सरफेस पे हम ले सकते हैं, ठीक है। तो हम सारे एरिया वेक्टर को अगर हम सारे एरियाज़ को अगर हम जोड़ देंगे तो हमें एक पूरा सरफेस का यहाँ पे वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ पे हमने देखा कि पूरे को हमने क्लोज इंटीग्रल किया डी एस को, तो 4πr² निकला, क्योंकि वहाँ पर ये स्फीयर है और स्फीयर का एरिया क्या होता है, 4πr² होता है। और हमने यहाँ पे r² स्मॉल वाला लिया है क्योंकि हमने गॉसियन सरफेस को ट्रेक किया है, क्योंकि हमें पॉइंट हमारा यहाँ पे है जहाँ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इस स्फीयर का रेडियस नहीं लेना है, ठीक है। जहाँ पे फील्ड निकालनी होती है उस पॉइंट से जो भी आपका गॉसियन सरफेस ड्रॉ होता है उस सरफेस का हम लोग रेडियस डिस्टेंस लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास 4πr² हो गया। तो टोटल फ्लक्स जो है वो हमारे पास E इंटू 4πr² हो गया यहाँ से, ओके। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास फ्रॉम गॉस लॉ नेट फ्लक्स क्या होता है, टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस और 3D फिगर अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ये फॉर्मूला होता है, हमने पढ़ा है गॉस लॉ का, गॉस थ्योरम का। तो E इंटू 4πr², हमने देखा कि फाई जो नेट है, देखिए जो फाई नेट है टोटल फ्लक्स, तो E 4πr² है, तो हमने फाई नेट की जगह पे हमने E 4πr² लिख दिया, और Q इनसाइड की जगह हमने लिखा है 4πr² इंटू सिग्मा। अब देखो ये कहाँ से कैसे आया, हमने आपको लास्ट में बताया था कि यहाँ पे हमारे पास जो चार्ज है वो कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन पे है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग सरफेस मतलब हम कोई चार्ज काउंट नहीं कर सकते हैं कितना चार्ज, 1 है, 4, 2, 4, 3, 4। तो यहाँ कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसके लिए क्या करते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी हम यूज़ करते हैं, क्योंकि चार्ज जो है पूरे सरफेस पे फैला हुआ है, ठीक है। ऐसे अगर कोई चार्ज आपका किसी वायर पे अगर होता है, कोई भी चार्ज अगर आपका किसी वायर पे होता है तो हम वहाँ पे हम लीनियर चार्ज डेंसिटी यूज़ करते हैं। अगर कोई चार्ज आपका सरफेस पे रिसाइड करता है, सरफेस पे होता है, सरफेस कैसा भी हो आपका, और सरफेस पे है, अगर वो सरफेस है तो वो आपका जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है, ठीक है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए हम लोग फॉर्मूला होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा यूज़ करते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू क्यू जो चार्ज है आपका अपॉन सरफेस एरिया ऑफ डेट फिगर, जो भी आपका फिगर है इस पर आपका चार्ज है। तो Q इज इक्वल टू सिग्मा डॉट S हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो S है वो 4πr² है, क्योंकि हमारा चार्ज जो है जो भी हम फिगर जो गॉसियन सरफेस लिए हैं वो हम ये लिए हैं। तो हमारे पास जो स्फीयर है यहाँ पे, ठीक है, वो 4πr² है यहाँ पे, और जो जिस पे चार्ज हमारा रिसाइड कर रहा है वो कौन सा स्फीयर है हमारे पास, ये है, ठीक है, कैपिटल R है, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारे पास 4πr कैपिटल स्क्वायर लिखा गया, क्योंकि सरफेस पर हमारा यही है जिस पे हमारा चार्ज रिसाइड कर रहा है। इस पर कोई चार्ज नहीं है, ये तो हमारा वो पॉइंट है, या हमने वो सरफेस लिया है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो यहाँ से हमने एस की वैल्यू सरफेस एरिया वैल्यू में 4πr स्क्वायर पुट कर दी और इंटू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो E इज इक्वल टू सिग्मा इंटू कैपिटल R स्क्वायर अपॉन सिग्मा नॉट R स्क्वायर। यहाँ से 4π कैंसिल हो गया, हमारे पास बचेगा यहाँ पे ER स्क्वायर और 4R स्क्वायर, सॉरी 4π कट गया, ER स्क्वायर और R स्क्वायर डॉट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E इज इक्वल टू सिग्मा R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे जैसे देखो सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो आपका हमारा फिगर जो है वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म होने की वजह से क्या होगा, ये चीज़ कांस्टेंट रहेगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म, ये डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज आपका, तो ये आपका कांस्टेंट रहेगा। आर जो कैपिटल रेडियस मतलब इसका जो रेडियस है सरफेस, हम इसको ना घटा रहे हैं ना बढ़ा रहे हैं, तो ये हमारा फिक्स है। ऑलरेडी हमने एक स्फीयर चूज़ कर लिया रेडियस आर का, तो वो फिक्स है, मतलब आर भी फिक्स है हमारे पास। एप्सिलॉन नॉट जो परमिटिविटी वो भी फिक्स है हमारे पास, कांस्टेंट होता है। हमारे पास वेरिएबल क्या है, हमारे पास आर स्क्वायर, मतलब ये जो वैल्यू है हमारे पास आर, वो चेंज हो सकता है। हमने इस आर को कहीं आगे बढ़ा दें, कम कर दें और कम कर दें और कम कर दें, तो इसको हम वेरी कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए सिर्फ ये वेरिएबल, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो टोटली किस पर डिपेंड कर रही है, 1/r स्क्वायर पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास इफ़ वी सपोज नेट चार्ज ऑन द स्फीयर बी क्यू। अगर हम मान लें कि इस स्फीयर पे हमारे पास कोई क्यू चार्ज है, हमने दिया, मैंने मतलब एक कोई ऐसी एज्यूम कर ली, सपोज कर लिया कि हमने इस पर हमारे पास इस पर टोटल क्यू चार्ज है हमारे पास, ठीक है। तो जब क्यू चार्ज है देन 4πr स्क्वायर में यहाँ लिया, तो 4πr स्क्वायर इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, क्यू टोटल इनसाइड है ना, चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस हमारे पास ये है, और हमने मान लिया कि इस पर हमारे पास टोटल चार्ज हमने क्यू दिया है, तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है इनसाइड, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वो क्यू है। तो अगर हम इसके देखें तो क्यू चार्ज इनसाइड में है, ठीक है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया, तो E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर हो गया। तो हमने क्या देखा, इट सीम्स एज इफ़ क्यू इज़ प्लेस ए सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो हमने पढ़ा था ना कि टोटल चार्ज जो भी आपका सरफेस के अंदर रिसाइड करता है गॉसियन सरफेस के अंदर, वो आपका फाई इज इक्वल टू जो फॉर्मूला है क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो इस तरह से हमें दिख रहा है कि जो चार्ज है आपका वो कहीं सेंटर पे रखा हुआ है, चार्ज आपको कहीं सेंटर पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं फॉर्मूले में हमारे पास क्यू 4πr स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारे पास क्यू अपॉन 4πr स्क्वायर आ रहा है, बट हमने चार्ज यहाँ पे दिया हुआ है, इसका मतलब, और डिस्टेंस हमारे सेंटर से है, इसका मतलब हम सेंटर पे जो भी चार्ज देंगे वो सारा चार्ज यहाँ पे रिसाइड हो जाएगा, मतलब इस सरफेस पे आ जाएगा। तो हम लोग अगर क्वेश्चन आएगा तो हम लोग एक ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, याद रखना है आपको, और एक ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। दोनों फॉर्मूले आपके इंपॉर्टेंट हैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। ओके, नेक्स्ट केस है हमारे पास केस 2, इनसाइड द स्फीयर। मतलब अगर हम स्फीयर के अंदर बात करें, तो अभी तो हम लोग आउटसाइड पढ़े थे, तो हमने यहाँ पे एक स्फीयर ड्रॉ किया है और स्फीयर को हमने क्या किया, प्लस चार्ज दिया हुआ है, और हमने इस बार अंदर निकालना, मतलब फील्ड हमें अंदर निकालनी, तो हमने कोई पॉइंट पी अंदर कंसीडर कर लिया, तो हमें पॉइंट पी अंदर ले लिया, तो हमें गॉसियन सरफेस भी अंदर ड्रॉ करना पड़ेगा पॉइंट से, तो हमने इस पॉइंट पी से यहाँ पे गॉसियन सरफेस अंदर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो हमने मान लिया कि ये जो पॉइंट पी है वो सेंटर से r डिस्टेंस दूर है, और जो हमारे पास स्फीयर जो हमने लिया है वो हमारा कैपिटल R, जो हमने पीछे माना था कैपिटल R, वो हमारे पास वही स्फीयर, सेम स्फीयर है, कैपिटल R लिया हुआ है हमने, बट हमें फील्ड अब यहाँ पे इनसाइड निकाल, स्फीयर के अब अंदर निकालने हैं। तो एज वी नो डैट कि टोटल नेट फोर्स फ्लक्स क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल E डॉट डी एस, वही अगेन इज इक्वल टू फाई ई डी एस कॉस 0 डिग्री, मतलब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री है। कैसे है देख लेते हैं, फिर से अगेन है देख सकते हैं। इस पॉइंट पी पे अगर हम कोई छोटा सा एरिया लेते हैं, इस एरिया की वजह से क्या होगा, एक यहाँ पे डी ए वेक्टर आएगा, ठीक है, सॉरी डी ए बोलो या डी एस बोल देते हैं, क्योंकि हम डी एस यूज कर रहे हैं, तो डी एस वेक्टर होगी हमारे पास, ठीक है, एरिया वेक्टर, और इसकी वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होनी चाहिए वो भी अभी क्या होगी, आउटवर्ड होगी। बट अब एक बात और कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो तब होगी ना जब वो, अब चार्ज तो आपका जो है बाहर की साइड है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होनी चाहिए, बट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही नहीं, ठीक है। तो अभी आगे पढ़ते हैं यहाँ पे,
ई डॉट डी एस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होगा, ई डॉट डी एस कॉस 0 डिग्री, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच का एंगल ये होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या होगी, आउटवर्ड, और इस पॉइंट से क्या होगी, आउटवर्ड होगी हर एक सरफेस पे। तो यहाँ पे भी हम आउटवर्ड मान लेते हैं ई डॉट डी एस। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी हर एक पॉइंट पे क्या है, बाहर की तरफ है, तो एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में ही है इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी। सो यहाँ पे हमारे पास फाई नेट इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल एस ई डी एस इज इक्वल टू ई क्लोज इंटीग्रल डी एस। तो इस पर डी एस को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, 4πr² मिल जाएगा इसका पूरा, ई 4πr² मिल गया। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी। तो फाई एस डी एस 4πr² में वही एज्यूम कर लिया इसको। तो गॉस लॉ से क्या है हमारे पास, फाई नेट टोटल फ्लक्स क्या होता है, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट है यहाँ पे। तो ई इंटू 4πr² इज इक्वल टू 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहाँ पे हमने गॉसियन सरफेस ये लिया, गॉसियन सरफेस के अंदर क्या कोई चार्ज है, नहीं है। गॉस लॉ क्या कहता है कि टोटल चार्ज लाइज इनसाइड द 3D सरफेस, ठीक है। तो टोटल चार्ज हमारे पास यहाँ पे गॉसियन सरफेस में कोई भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो जब कोई चार्ज ही नहीं है तो यहाँ पर 0 हो जाएगा और एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो ई इनसाइड इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी अंदर, 0 हो जाएगी। चार्ज हमारा 0 है, ठीक है। तो इनसाइड द स्फीयर में आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो 0 होती है। क्यों, क्योंकि अंदर कोई चार्ज नहीं होता है। फिर हमारे पास है ग्राफ, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो यहाँ पे मैंने एक ग्राफ प्लॉट किया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ऊपर, ये आपका आर है। कौन सा आर है, गॉसियन सरफेस का जो डिस्टेंस है हमारे पास वो आर है। तो यहाँ पे हम लोग एक स्फीयर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, एक स्फीयर ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे। जब स्फीयर ड्रॉ कर देंगे तो ये जो स्फीयर है यहाँ से, तो इसके अंदर स्फीयर, ये स्फीयर है, इसके अंदर जो है फील्ड क्या होती है, 0 होती है। मतलब इसके अंदर इधर पूरा फील्ड क्या है, यहाँ पे 0 रहेगी, ठीक है। इस एक्सिस पे ई 0 रहेगा तो यहाँ पे फील्ड 0 रहेगी। और फिर अब आर इज इक्वल टू आर पे आएंगे, ठीक है। मतलब ये हो गया कि अगर हम यहाँ से बढ़ते बढ़ते ए आर बढ़ाते बढ़ते बढ़ते बढ़ते, तो अंदर 0 है, 0 0 0 0 यहाँ मैक्स, यहाँ पे आर इज इक्वल टू आर पे आपकी फील्ड जो जाएगी वो मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, इन्वर्स प्रोपोर्शन में जाएगा, फिर घटते 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 कम जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो यहाँ पे वैल्यू है आर इज इक्वल टू आर पे, जब सरफेस के इक्वल हो जाएगा गॉसियन सरफेस का जो वैल्यू है डिस्टेंस आर, तो यहाँ पे हमारे पास ये मैक्सिमम वैल्यू देगा, ये है हमारे पास, ये मैक्सिमम वैल्यू देगा हमारे पास, ठीक है, इस पॉइंट पे यहाँ पर। फिर उसके बाद जैसे ही हम सरफेस के बाहर निकलेंगे इसके, वैसे ही अभी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो कम होने लगेगी और वो आर स्क्वायर की इन्वर्सली होती है। उस हिसाब से वो ग्राफ जो है वो फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर। तो ये आपका ग्राफ बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में, दोनों केसेस के लिए है आपका, आउटसाइड और इनसाइड और सरफेस के। देखो ये जो ग्राफ है आपका ये दिख रहा है, ठीक है, ये आउटसाइड के लिए है, ठीक है। ये जो आपका है लाइन, जो ये लाइन शो हो रही है यहाँ पे, ये चीज़ ये आपका एट द सरफेस है, ठीक है। और ये जो है इधर इसके पहले जो है वो शो हो रहा है जब आपने इनसाइड कैलकुलेशन की हुई है। तो ये इनसाइड के लिए, एट द सरफेस के लिए, और ये आउटसाइड के लिए।